केंद्रीय सरकार ने अभी हाल में गैस सिलेंडर, डीजल और केरोसिन के मूल्यों में वृद्धि की है। नहीं भैया, ये ठीक नहीं कर रहा। ठीक है, ये नहीं कर रहा, ये शायद ठीक नहीं। और उसका उन्होंने तर्क ये दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने से कच्चे तेल के ये ज़रूरी हो गया है कि जो कंपनियां भारी घाटा बर्दाश्त कर रही थीं और सरकार के खजाने पर सब्सिडी का जोर पड़ रहा था, वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है भैया? इसका ज़रा वॉल्यूम ठीक करो। कि सरकार का ये तर्क गलत है। देखिए, कुल पिछले साल 1,35,000 करोड़ 1,35,000 करोड़ रुपए का टैक्स ये पेट्रोलियम सेक्टर से प्राप्त हुआ था। माइक नहीं कर रहा है? नहीं, वो इसमें है, बहुत ही कमज़ोर है। 1,35,000 करोड़ 1,35,000 करोड़, और इसमें कुल सब्सिडी वो देते हैं 40,430 करोड़। तो ये कहना कि सब्सिडी का बहुत बोझ है और वो पूरा नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात। तो सरकार के ही आंकड़े और पेट्रोलियम मंत्रालय के दिए हुए आंकड़े। See, the total amount of tax collected by petroleum sector is 1,35,000 crores rupees. Yes. तो सब्सिडी में तो आ जाएगा ना वो सब। Yes, total. Then the subsidy is 40,430 crores. अब इसमें से ये कहते हैं कि राज्यों का शेयर भी होगा कुछ। हाँ, ज़रूर है, रफली 55,000 करोड़। तो अभी 40,000 करोड़ तो सरकार के पास बचे। फिर वो कहते हैं कि ये हमने कस्टम ड्यूटी घटा दी और इसलिए बाकी टैक्सेस और लोग भी घटाएं। कस्टम ड्यूटी का प्राइसिंग ऑफ क्रूड से क्या मत ताल्लुक है? दिस नथिंग। द प्राइस ऑफ क्रूड, वेदर इंपोर्टेड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वो चाहे यहाँ पैदा हो चाहे बाहर से आए, वो एक इंटरनेशनल प्राइस और लोकल प्राइस के कॉम्बिनेशन से तय होता है। 80% ऑफ द इंपोर्ट प्राइस एंड 20% ऑफ द डोमेस्टिक प्राइस, इसको मिला के जो प्राइस आती है वो क्रूड की यहाँ प्राइस तय की जाती है। समतामूलक दाम के निर्धारण करने का ये फॉर्मूला है। तो अगर वहाँ घटत बढ़त नहीं हुई तो यहाँ कस्टम से क्या फ़र्क पड़ता है? कस्टम तो कितनी क्वांटिटी आ रही है उस पर डिपेंड करता है, और वो बेसिक प्राइस को डिटरमिन नहीं कर रहा। बेसिक प्राइस तो वहाँ से डिटरमिन होती है। द रेस्ट इज़ ऑल ओवर एंड अबव।
इसलिए whenever the prices rise, they don't reduce it. Whenever the prices go up, they increase it. तो पहली बात तो ये है कि इस फॉर्मूले का कोई कब तक चलाएंगे? How long? पिछले 4-5 सालों में बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सरकारी कंपनियों ने क्रूड का प्रोडक्शन कितना किया? Why they are not increasing the production in the country? नेशनल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे? स्पेशली डीजल का तो सरकार ही जवाब देती है कि लार्जर सेक्शन 80 to 90% तो हम डोमेस्टिक पैदा कर रहे हैं। उस टोटल का भी आप उसी हिसाब से पैसा तय कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो उन्होंने बनाया हुआ है, एंड पीपल आर केप्ट इन डार्क। ये गलत बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल प्राइसिंग और टैक्सेशन जो उस पर होता है उसका कोई रैशनल फार्मूला होना चाहिए। और ये बात इससे भी साफ है कि यूपीए के एलाइज भी उनके इस इंक्रीज इन प्राइस से सहमत नहीं है। ममता बनर्जी भी सहमत नहीं है, डीएमके भी सहमत नहीं है, एनसीपी भी सहमत नहीं है। ये किया क्यों जा रहा है? देखिए, द टोटल टैक्स कलेक्शन लास्ट ईयर वाज रफली 4,50,000 crores by estimate मेरा, and I don't remember the figures exactly, but roughly like that. और ये है 1,35,000 crore. So something about 25% tax is contributed by the petroleum sector. Now हमारे जो वित्त मंत्री प्रणब बद्दा हैं, उन्होंने कहा था कि इस फिस्कल में बजट डेफिसिट will be controlled at about 4.6%. अगर आपको याद हो, उन्होंने बहुत उसके साथ कहा था कि हम इसको घटा रहे हैं और इस साल 4.6 पे रखेंगे, फिर 4 पे ले जाएंगे, फिर 3.5 करेंगे। मैंने उनसे तब भी कहा था कि आई डाउट इट, आप नहीं कर सकेंगे, और अब वो साबित हो रहा है। क्यों ये बढ़ा रहे हैं प्राइस? इसीलिए ताकि जो टैक्स, टोटल टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा हुआ रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गोइंग डाउन, और रेवेन्यू सेक्रेटरी कहता है कि देयर इज एवरी चांस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, I can tell you what they say. Revenue Secretary argues against move at a time of high tax rates, moderate growth. उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये करेंगे तो ग्रोथ कम होगी, और दूसरा ये कि रेवेन्यू डेफिसिट कम नहीं होगा अगर आप नहीं बढ़ाएंगे। तो आप तय कर लीजिए वेदर यू वांट टू कंट्रोल रेवेन्यू डेफिसिट और यू वांट टू इंक्रीज ग्रोथ। दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। वो कहता है कि इट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज इट वुड ग्रेवली इम्पैक्ट टैक्स कलेक्शंस, क्योंकि मेजर टैक्स कलेक्शन यहीं से आता है। So in order to keep your budget balanced, you are making our budget completely out of balance. अपना बजट ठीक करने के लिए आम आदमी का बजट आप ख़राब कर रहे हैं। अपनी सेहत ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक हेल्थ अपनी ठीक करने के लिए हमारी इकोनॉमिक हेल्थ बेकार कर रहे हैं। एंड देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर इट, दवाई नहीं है इसकी। ये ऐसा रोग है, इसकी हमारे पास कोई दवाई नहीं। दिस इज़ ए सीरियस थिंग। ये बेसिक बात यही है कि 25% जो अगर ये कंट्रीब्यूटरी सेक्टर है, अगर इसमें टैक्स घटाएंगे तो उनका टोटल रेवेन्यू घट जाएगा। वहाँ नहीं बढ़ रहा है। दिस शोज़ दैट इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ रॉन्ग। उनका जो कुछ बजट पर विचार था वो गलत साबित हुआ।
growth will not be maintained. If inflation will rise. अब देखिए इसका और नतीजा क्या होगा. If you raise this cost of gas, energy, price rise goes up, then the cost of manufacturing goes up. उत्पादन की लागत बढ़ती है, फर्टिलाइज़र की लागत बढ़ती है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स की लागत बढ़ती है, और अगर बिजली का दाम बढ़ता है तो किसान की सिंचाई का रेट भी बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी बढ़ते हैं. दिस ऑल एड्स टू इन्फ्लेशन. प्रोडक्शन डाउन, इन्फ्लेशन अप. ये एक पुरानी मुहावरा में यूज़ किया करता था कि दिस लीड्स टू स्टैगफ्लेशन. इकोनॉमी स्टैग्नेट, इन्फ्लेशन राइजिंग हाई. ये बहुत पहले हुई थी हालात. मिसेस गांधी के ज़माने में एक बार ये हालात हो गए थे कि दिस वाज स्टैगफ्लेशन. क्योंकि आप सिर्फ यू आर अटेंडिंग टू द नीड्स ऑफ द कॉरपोरेट हाउसेस, बिग बिजनेस. ये सरकार आम आदमी के लिए कोई तवज्जो नहीं देती, उसका कोई ध्यान नहीं करती, बल्कि सिर्फ बड़े घरानों के लिए ध्यान करती है. करप्शन को सपोर्ट करती है. इन सब का भी सम्मिलित प्रभाव दाम बढ़ाने में होता है, महंगाई में होता है. पिछली बार भी मैंने आपके सामने रखा था कि गैस का दाम बढ़ाने के पीछे जो मूल कारण है वो सरकार सामने क्यों नहीं लाती. CAG ने एक रिपोर्ट दी है जो सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ रिपोर्ट तो है तो लाइए ना हमारे सामने. क्यों नहीं ला रहे उसे.